गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे अण्डजनन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि अण्डजनन की क्रिया मुख्यतः 3 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था पर हमने आपसे बात की थी कि आद्यजनन कोशिकाएं विभेदित होती है, जिसके फलस्वरूप अंडमात्र कोशिका या ऊगोनिया का निर्माण होता है। इस अंडमात्र कोशिका या ऊगोनिया के अंदर निरंतर रूप से समसूत्र विभाजन होता है और अनेक ऊगोनियाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ऊगोनिया की संख्या में क्या हुई है, गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। देखिए, इसके पश्चात इनमें से एक ऊगोनिया की जो कोशिका होती है वो अण्डजनन के निर्माण की क्रिया में सहायक होती है। बाकी जो शेष बची ऊगोनिया होती है वो या तो पुटक कोशिकाओं में चेंज हो जाते हैं या फिर पोषक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वृद्धि अवस्था आती है। इस वृद्धि प्रवस्था के अंदर क्या है, ये ऊगोनिया की कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, निक्षेपण होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निक्षेपण कौन सी प्रवस्था में होता है, वृद्धि प्रवस्था के अंदर होता है। और आपको बता दें, इस प्रवस्था के अंदर, ठीक है, इस प्रवस्था के अंदर कोशिका के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस प्रकार वृद्धि प्रवस्था में बनी हुई कोशिका को प्राथमिक oocyte कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि वृद्धि प्रवस्था को योग की मात्रा के आधार पर या योग की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, प्रोविटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। प्रोविटेलोजेनेसिस जिसको पीतक जनन पूर्व वृद्धि प्रवस्था के नाम से जानते हैं, और विटेलोजेनेसिस को पीतक जनन प्रवस्था के नाम से जानते हैं। प्रोविटेलोजेनेसिस प्रवस्था में क्या होता है कि कोशिका के आकार में परिमाणात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिका के आकार में परिमाणात्मक रूप में और गुणात्मक रूप में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के पश्चात, ठीक है, वृद्धि होने के पश्चात इनके अंदर लैम्ब्रुस गुणसूत्र क्या है, दिखाई देते हैं, या इन लैम्ब्रुस गुणसूत्रों का निर्माण होता है। देखिए, विटेलोजेनेसिस अवस्था के अंदर क्या है कि इस ऊगोनिया की कोशिका के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, यहाँ तक कि ग्लाइकोजन है। इन सभी का निक्षेपण क्या होता है, यहाँ पर इन सभी का संचय होता है और संचय होने के फलस्वरूप योग का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अंडे देने वाले जीवों में योग का जो निर्माण होता है, अंडे देने वाले जीवों में योग का जो निर्माण होता है वो मैंने आपको बताया। योग का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से यकृत के अंदर होता है, लीवर में होता है। देखिए, वृद्धि प्रवस्था समाप्त होने के बाद हमने आपसे बात की थी द्वितीयक, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रवस्था है ये है परिपक्वन अवस्था। प्राथमिक oocyte के अंदर पहली बार अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिका बनती है। एक क्या होती है, बड़े आकार की होती है, दूसरी कोशिका कैसी होती है, छोटे आकार की होती है। बड़े आकार की कोशिका को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, छोटे आकार की कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। देखिए, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की जो कोशिका होती है वो अगुणित होती है। देखिए, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय होता है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका बड़े आकार की होती है, दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो बड़े आकार की कोशिका होती है उसे अंडाणु या अंडा कहा जाता है। यानी कि आपने देखा कि अण्डजनन की क्रिया के दौरान यहाँ पर अंडे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। परंतु याद रखने की बात है कि अधिकांश जो जंतु होते हैं उनमें द्वितीयक oocyte का यदि निषेचन न हो, ठीक है, अधिकांश जंतुओं में जब तक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट के अंदर, ठीक है, निषेचन की क्रिया, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होता है, उसके अंदर तब तक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय नहीं होता है जब तक कि उसमें अंडे का निषेचन नहीं होता है। अर्थात निषेचन की क्रिया और द्वितीयक oocyte के अंदर परिपक्वन की क्रिया अर्थात अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं।
तब जाकर के द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अंडाणु में क्या है, सॉरी द्वितीयक ओसाइट जो होता है, नॉट स्पर्मेटोसाइट, सॉरी द्वितीयक ओसाइट जो होता है वो अंडाणु के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक ओसाइट से द्वितीयक ओसाइटों का निर्माण होता है और द्वितीयक ओसाइटों से अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, हम आपको एक बार अपनी भूल सुधार भी बता रहे हैं, हो सकता है हमने लास्ट वीडियो में आपको द्वितीयक ओसाइट बोल दिया हो, इसलिए आप याद रखना है प्राथमिक ओसाइट में जब असूत्र विभाजन होगा तो द्वितीयक ओसाइट होगा, और द्वितीयक ओसाइट में जब द्वितीय असूत्र विभाजन होगा तो अंडाणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अंडाणु क्या होता है, अगुणित अवस्था में होता है, हैप्लॉइड गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो हम बात कर रहे हैं कि जो प्राथमिक ओसाइट की जो कोशिका होती है, ठीक है, इस पर हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी अंडाणु है वो पूर्ण रूप से क्या है, उसका परिपक्व नहीं हुआ है, अभी ये क्रिया है वो किसके अंदर हो रही है, मादा के अंडाशय के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है, मादा के अंडाशय के अंदर ये क्रिया यहाँ पर हो रही है। देखिए इस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर ये कणकीय स्तर पाया जाता है। प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर क्या पाया जाता है, कणकीय स्तर या ग्रेनुलोसा का स्तर पाया जाता है। ठीक है, इस प्राथमिक ओसाइट के चारों ओर जो कणकीय स्तर पाया जाता है या ग्रेनुलोसा का जो स्तर पाया जाता है, ठीक है, इसके चारों ओर अनेक क्या पाई जाती है, थीका की परतें पाई जाती है। अनेक क्या पाई जाती हैं, ये थीका की परतें होती हैं। ठीक है, ये संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये परतें कौन सी पाई जाती है, थीका की क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। बाहर की तरफ जो थीका की परत पाई जाती है उसे बाह्य थीका या एक्सटर्नल थीका कहा जाता है, और अंदर की तरफ ये कहलाएगा एक्सटर्नल थीका, थीका, और ये अंदर की तरफ जो होगा उसे कहा जाता है इंटरनल थीका के नाम से इसे जाना जाता है, इंटरनल थीका। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इंटरनल थीका के नाम से इसे जाना जाता है। यही थीका क्या काम करती है, द्वितीयक ओसाइट का निर्माण करती है। इसी थीका के द्वारा किसका निर्माण होता है, द्वितीयक ओसाइट का क्या होता है, यहां पर निर्माण हो जाता है। और द्वितीयक ओसाइट होती है, ठीक है, सॉरी द्वितीयक फॉलिकल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको मैंने बताया कि प्राथमिक ओसाइट के चारों ओर कणकीय स्तर पाया जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि मादा के प्रत्येक अंडाशय के द्वारा लगभग 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि मादाओं के अंदर प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण कितना होता है, 60,000 से 80,000 पुटिकाओं का निर्माण होता है। कब होता है, यह आपकी क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि मादाओं के अंडाशय के द्वारा, एक अंडाशय के द्वारा 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाओं का निर्माण होता है। देखिए ये मैंने आपको आंतरिक थीकाएं बताई। ठीक है, ये आंतरिक थीका कहां पर पाई जाते हैं, प्राथमिक फॉलिकल। ठीक है, प्राथमिक पुटिका के चारों ओर अनेक क्या पाई जाती है, ये बाह्य थीका और आंतरिक थीका पाई जाती है। ये बाह्य थीका और आंतरिक थीका क्या काम करते हैं, द्वितीयक फॉलिकल का क्या करती है, निर्माण करती है। सेकेंडरी फॉलिकल्स का क्या करती है, निर्माण करने का कार्य करती है। और ये द्वितीयक फॉलिकल जो होती है वो तृतीयक फॉलिकल्स का क्या करती है, निर्माण करती है। टर्सरी फॉलिकल्स का निर्माण करती है। जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, किसके अंदर होती है, प्राथमिक ओसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, तृतीयक फॉलिकल जो होता है, ठीक है, तो यहां पर तृतीयक जो फॉलिकल होता है वो ग्राफियन पुटिकाओं से क्या होता है, ग्राफियन पुटिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। और ग्राफियन जो पुटिकाएं होती हैं, ग्राफियन पुटिकाएं जो होती हैं वो क्या काम करते हैं, मैं आपको बता दूं। ग्राफियन पुटिकाएं जो होती हैं,
ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं वो मुख्य रूप से एक कार्य करती है, और वो कार्य क्या होता है कि इन्हीं ग्राफियन पुटिकाओं से, ठीक है, अंडा जो होता है यानी कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होता है वो अंडाशय से बाहर निकल जाता है, जिस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग आपसे पूछा जाए कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अंडो, देखो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे अंड प्लस उत्सर्ग, अंड का मतलब होता है अंडा, उत्सर्ग का मतलब होता है बाहर निकलना, अर्थात अंडाशय से अंडा जो होता है वो बाहर निकलता है। अंडाशय से अंडा जो निकलता है वो प्रत्येक माह कौन से दिन निकलता है, 28वें दिन क्या होता है, अंडाशय से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट ग्राफियन पुटिकाओं से क्या हो जाता है, ग्राफियन पुटिकाओं के फटने पर अंडा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वह अंडा किसमें प्रवेश कर जाता है, अंडवाहिनी का सबसे जो निचला भाग होता है जिसे इन्फेंडिबुलम ग्रंथ कहते हैं, उस इन्फेंडिबुलम ग्रंथ के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाता है। वहां से अंडा गति करके कहां पर पहुंच जाता है, आपको पता है एम्पुला एक भाग होता है अंडवाहिनी का, और उस एम्पुला वाले भाग पर जाकर के व्यवस्थित हो जाता है। और आपको बता दूं इस एम्पुला के अंदर ही क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो मादाओं में निषेचन की क्रिया कहां होती है, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले स्थान पर निषेचन की क्रिया होती है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं, आपसे ध्यान से सुनिएगा, और वो है आज का हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए भाई, अंडे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवियम, अंडे की संरचना, दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एग, स्ट्रक्चर ऑफ एग। देखिए अंडे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इस तरीके की होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। अंडे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इस तरीके की गोलाकार होती है। इस गोलाकार संरचना के चारों ओर आप यहां पर इस संरचना देख रहे हैं, इस संरचना के चारों ओर इस संरचना के चारों, ये आपको एक दूसरी लेयर हो गई, और इसी के बाहर की तरफ इस तरीके की संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये अंडाणु का देखिए ये कहलाएगा केंद्रक, ठीक है। ये अंडाणु की संरचना का सबसे भारी भाग होता है जिसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये वाली जो संरचना है इसको कहा जाता है जोना पिल्यूसिडा, जोना पिल्यूसिडा। ये संरचना जो कहलाएगी इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, यौगिक होता है। अब हम बात करते हैं अंडे की संरचना पर, ठीक है। देखिए अंडे की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 100 से लेकर के 150 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 100 से लेकर के 150 माइक्रोन होता है, मीटर नहीं, 100 से 150 माइक्रोन होता है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो अंडा होता है, ठीक है, अंडे के दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। ये ऊपरी जो सिरा होगा उसे कहते हैं जंतु ध्रुव या एनिमल पोल के नाम से जाना जाता है, और निचला होता है उसे कायिक ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। अंडे का आंतरिक जो भाग होता है उसके अंदर देखिए केंद्रक ध्रुव की ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी जंतुओं के अंदर आप देख रहे हो कि केंद्रक जो है वो कहां पर पाया जाता है, जंतु ध्रुव की ओर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है।
देखिए अंडे के सबसे भारी जो स्तर होता है, अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा के अंदर की तरफ ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इस संरचना को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ये संरचना क्या है, जोना पेलुसिडा का जो स्तर होता है, मैं आपको बता दूं कैसा होता है, पारदर्शी होता है, अकोष्ठीय प्रकार का होता है। पारदर्शी और कैसा होता है, अकोष्ठीय प्रकार का होता है। और ये जो आपको बता दूं, अंडे की संरचना का सबसे आंतरिक झिल्ली होती है, जिसे कौन सी झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, या इसे अंड झिल्ली, या इसे क्या कहा जाता है, यही झिल्ली क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाती है, और निषेचन के पश्चात यही विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, यानी कि फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, परिवर्तित हो जाती है। निषेचन कला के अंदर क्या है, चेंज हो जाती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इनके केंद्रक के अंदर क्या है, पीतक पाया जाता है। आपको बता दो, स्तनधारी जंतुओं के अंदर जो पीतक होता है, उस पीतक की दृष्टि से स्तनधारियों का जो अंडा होता है या तो एपीत की होता है, ए लैसिथल प्रकार का होता है। ए का मतलब अनुपस्थित पीतक के अर्थ होता है पीतक। ऐसा अंडा जिसमें पीतक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, या फिर कैसा होता है, समपीतकी होता है। सम का मतलब होता है समान, ठीक है, यानी कि अंडे के अंदर जो पीतक होता है वो समान रूप से यहाँ पर क्या है, पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें, स्तनधारी जंतुओं में जो अंडा होता है, ठीक है, वो अपीतकी हो सकता है या कैसा हो सकता है, समपीतकी होता है, ठीक है। ये अंडे की क्या होती है, संरचना होती है। अंडे की संरचना पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे, और आपको बता दें अंडे की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। अंडे का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो जंतु ध्रुव की ओर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। अंडे का मैंने आपको बताया व्यास 100 से लेकर के 150 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसकी झिल्ली के 3 स्तर होते हैं। सबसे आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उससे बाहर वाली झिल्ली को जोना पेलुसिडा कहते हैं, और तीसरी जो झिल्ली होती है सबसे बाहर की ओर वो कोरोना रेडिएटा कहलाती है। क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा कहलाती है। तो ये अंडे की क्या हो गई है, संरचना हो गई है, ठीक है। तो अब हमने इस चैप्टर के अंदर मेजरली सारी चीजें हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं कि अंडे की संरचना किस प्रकार की होती है। अंडा जो होता है वो पीतक की दृष्टि से कैसा होता है, स्तनधारियों का अंडा पीतक की दृष्टि से या पीतक की उपस्थिति के आधार पर अपीतकी या समपीतकी प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए आपको हमने यहाँ पर युग्मक जनन का जो चैप्टर है वो लगभग क्या है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। आज हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट लेसन यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है निषेचन क्या है, ठीक है। देखिए केवल हम निषेचन वाले पार्ट में केवल निषेचन की परिभाषा पर ही आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जस्ट देखिए लेसन नंबर 32 पाठ का नाम है निषेचन। देखिए निषेचन क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि मानव के अंदर किनका निर्माण हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ। आपको पता है कि जनक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नर जनक होता है, दूसरा कौन सा जनक होता है, मादा जनक होता है। नर जनक के अंदर जननांग के रूप में वृषण पाया जाता है, मादाओं में जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। देखिए नर के अंदर जो वृषण होता है उसके द्वारा क्या है, शुक्राणु, वृषण के आद्य जनन कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, और शुक्राणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का, या किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। नर युग्मक या किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। मानव के शुक्राणु की संरचना मैंने आपको बता दी, चम्मच के आकार की होती है, इस तरीके की होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, अगुणित होती है।
इसी तरीके से अंडाशय जो होता है ये अंडाशय है, ठीक है। और अंडाशय जो होता है इसमें अंडजनन की क्रिया होती है, ठीक है। और अंडजनन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर मादाओं के अंडाशय से किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का, या किसका निर्माण होता है, अंडे का या अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इस मादा युग्मक, अंडा या अंडाणु की संरचना इस प्रकार की होती है। जब नर और मादा दोनों क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। नर और मादा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैथुन की क्रिया करते हैं, ठीक है। जब नर और मादा क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं, तो मैथुन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि नर जो होता है वो मादा की योनि में शुक्राणुओं को क्या कर देता है, छोड़ देता है। नर के द्वारा मादा की योनि में जब शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं तो उस क्रिया को वीर्य सेचन की क्रिया कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन कहा जाता है। इंग्लिश में वीर्य सेचन को बोलते हैं इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन क्या है, आपसे पूछा जाए कि वीर्य सेचन क्या है, तो वीर्य सेचन की परिभाषा हुई कि जब नर के द्वारा मादा की योनि के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ने की क्रिया को या त्यागने की क्रिया को, नर के सेचन के द्वारा मादा की योनि के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, वीर्य सेचन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक क्या है, नर और मादा क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया में भाग लेते हैं। और जब मैथुन की क्रिया में भाग लेते हैं तो शुक्राणु जो होता है वो अंडे के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु किस में प्रवेश कर जाता है, अंडाणु के, यानी कि शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन। यानी कि मादा युग्मक में अंडा, जो मादा युग्मक है उसमें नर युग्मक क्या कर गया है, प्रवेश कर गया है, जिससे युग्मक संलयन कहते हैं। और युग्मक संलयन के पश्चात क्या होता है कि नर का जो केंद्रक होगा और मादा युग्मक का जो केंद्रक होगा, नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक के केंद्रक दोनों आपस में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। जब नर और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, मिलने का मतलब होता है संलयित होना, और संलयित होने की क्रिया को कौन सी क्रिया कहा जाता है, निषेचन की क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है, निषेचन की क्रिया कहा जाता है। तो निषेचन की परिभाषा क्या हुई कि नर और मादा युग्मकों के पराग केंद्रकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के पराग केंद्रकों के संलयन की क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी परिभाषा को और भी वेरीफाइड करना चाहूँ, आपको मॉडिफाइड करना चाहूँ, तो हम क्या बोलेंगे, अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के पराग केंद्रकों के संलयन से, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि निषेचन के पश्चात जो बनने वाली कोशिका होती है उसे युग्मनज कहता है। युग्मनज जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। देखिए 32 चैप्टर्स, हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। फिलहाल हमने केवल इसमें से एक परिभाषा आपको यहाँ पर समझा दी है कि निषेचन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ, यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक के पराग केंद्रकों के संलयन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, निषेचन की क्रिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निषेचन पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।